नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पहली चोट नॉवल का तीसरा पार्ट। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का तीसरा पार्ट। मुंबई में बंसीलाल उस वक्त अपने बार एंड रेस्टोरेंट में मौजूद था। शाम के 8 बज रहे थे। वहाँ बढ़ रही भीड़ को देखकर बंसीलाल के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे हुए थे। उसका बार एंड रेस्टोरेंट ऊंची सोसाइटी में प्रिय था, और वो यहाँ कभी भी ऐसा कोई शोर शराबा नहीं होने देता था कि जिससे लोग वहाँ आने से परहेज करें। तभी बार एंड रेस्टोरेंट के मैनेजर ने पास आकर कहा, बंसी भाई, गोवा से राधेश्याम का फ़ोन है, वो लाइन पर है। कौन से फ़ोन पर लाइन पर है? बंसीलाल ने उसे देखा। आपके ऑफिस में। बंसीलाल फौरन अपने ऑफिस में पहुंचा और कुर्सी पर बैठते हुए रिसीवर उठाया। राधेश्याम, बंसी भाई। राधेश्याम का स्वर कानों में पड़ा। वो लड़का और लड़की जो हिप्पी बनकर होटल में जा ठहरे थे, उन्हें दिन में ड्रग्स के मामले में पुलिस गिरफ्तार करके थाने में ले गई। तो बंसीलाल के माथे पर बल पड़े। वो दोनों पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद हैं। डेविड क्या कर रहा है? बंसीलाल उखड़े स्वर में कह उठा। वो और उसके आदमी मेरे साथ ही हैं। वो अकल से काम लो राधेश्याम। डेविड से कहो कि उन्हें पुलिस स्टेशन से निकलवा कर। डेविड ने कोशिश की, इंस्पेक्टर को पैसे का लालच दिया, लेकिन वो उन दोनों को नहीं छोड़ रहा था। बंसीलाल के होठ सिकुड़ गए। राधेश्याम, बंसीलाल एक एक शब्द चबाकर कह उठा। पैसे लेकर पुलिस वाला उन दोनों को लॉकअप से बाहर निकालने को तैयार नहीं तो समझो उन दोनों ने ज़्यादा पैसा उस पुलिस वाले को दिया है। क्या मतलब? मतलब कि वो दोनों जान चुके हैं कि तुम लोग उनके पीछे हो, उन्हें पकड़ना चाहते हो। ऐसे में खुद को बचाने का इंतज़ाम उन्होंने कर लिया, पुलिस को बुलाकर, पुलिस को खिलाकर। परवाह नहीं बंसी भाई, ऐसा है तो भी वो दोनों नहीं बचेंगे। कब तक थाने में रहेंगे? कभी तो बाहर निकलेंगे, या फिर सुबह इंस्पेक्टर उन दोनों को कोर्ट में पेश करने ले जाएगा तो रास्ते में मेरे ख्याल में वो दोनों तुम लोगों के हाथ नहीं आएंगे। बंसीलाल ने कहा, पुलिस वाला उनकी सहायता कर रहा है, तुम लोगों से वो उसे बचा रहा है तो वो बचा ले जाएगा। ऐसा नहीं होगा बंसी भाई, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होना चाहिए। बंसीलाल ने सोच भरे स्वर में कहा, तुमने दिन में बताया था कि होटल सी व्यू की पार्किंग से वो युवक कार में बैठकर रवाना हुआ था, जो उस कमरे में से निकलकर होटल के पीछे वाले रास्ते से निकला था। यही कहा था। वो थापर भी कुछ देर बाद होटल की पार्किंग में चला था। हाँ, उनकी कारों के रंग याद हैं? बिल्कुल याद है। थापर वाली कार का रंग तो क्या, नंबर भी याद है। बताओ। युवक वाली कार का रंग ब्राउन है, वो इंडिका कार है, और थापर की विदेशी रंग की लंबी सफ़ेद कार है। उस युवक का हुलिया बताओ। राधेश्याम ने देवराज चौहान का हुलिया बता दिया। सुरेंद्रपाल के नाम से कमरा बुक था। मालूम किया सुरेंद्रपाल कौन है? ये वही युवक था जो लड़की के साथ लॉकअप में है। वक्त ही कहाँ मिला ये सब जानने का। डेविड के साथ काम पर लग गया था। राधेश्याम की आवाज़ कानों में पड़ी। वैसे कमरा मिसेज एंड मिस्टर सुरेंद्रपाल के नाम से बुक था। लॉकअप वाला ही सुरेंद्रपाल हो भी सकता है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं बंसी भाई? कोई खास बात? तुम डेविड के साथ उन दोनों पर ध्यान रखो, बंसीलाल ने गंभीर स्वर में कहा। थापर और उस युवक को मैं देखता हूँ। शायद वो गोवा से मुंबई आ रहे हो। ऐसा हुआ तो उनके मुंबई पहुंचने में अभी 2-4 घंटे बाकी हैं। थापर का वापस आना मेरी नज़रों में ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी में होटल के कमरे में 2 हत्याएं हुई। ऐसे में वो गोवा में ठहरना पसंद नहीं करेगा। शायद दूसरा भी मुंबई ही आ रहा है। थापर अवश्य खास काम के लिए गोवा गया है, वरना चोरी छिपे वो रात को गोवा की तरफ रवाना नहीं होता, वो भी सिर्फ एक ड्राइवर के साथ। राधेश्याम की तरफ से आवाज़ नहीं आई। तुम डेविड के साथ उन दोनों पर ध्यान दो। डेविड से बात कर लो बंसी भाई, वो मेरे पास है। उसे कहो पहले ठीक से मेरा काम करे, तब बात करूंगा। कहने के साथ ही बंसीलाल ने रिसीवर रख दिया। बंसीलाल ने सामने बैठे दोनों व्यक्तियों को देखा। एक की उम्र 35 थी, दूसरे की 50। दोनों ही क्रूरता के दूसरे चेहरे लग रहे थे। वो कमीज पैंट में थे। भीतर आते ही दोनों कुर्सियों पर बैठ गए थे। बंसीलाल इन दोनों को अपने बेहतर निशानेबाज मानता था। दोनों जिस काम के लिए निकलते थे पूरा करके ही आते थे। 35 उम्र वाले को डोसा कहते थे और 50 वाले को बाटला। बंसीलाल ने उन दोनों पर निगाह मारकर सिगरेट सुलगाई। हमें बुलाया है तो किसी खास बंदे को ही साफ करना होगा। डोसा मुस्कुराया।
उसके आगे के 2 दांत नजर आने लगे, जिससे वो और भी खतरनाक लगने लगा था। बोलो बंसी भाई, बाटला कह उठा, किसका नंबर लगाना है? गोवा से दोपहर की चली 2 कारें अगले 2-3 घंटों में मुंबई में प्रवेश कर सकती हैं। यकीन तो नहीं, लेकिन इस बात की आशा है कि ऐसा हो। मैं तुम्हें उन दोनों के हुलिये और कारों का रंग बता देता हूँ। गोवा से आकर मुंबई में प्रवेश करने वाले रास्तों पर अपने आदमी लगवा दो, खुद भी वहीं रहो। इन दोनों को पकड़ना है। अगर ज़्यादा मुसीबत बन जाए तो बेशक ख़त्म कर देना। इनको आप जिंदा चाहते हैं? 2 सफ़ेर उसी अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। यही तो बोला है बंसी भाई ने। बाटला ने अपने बाल खुजलाए। ठीक है, ये दोनों जिंदा ही मिलेंगे बंसी भाई को। हमारे लिए भला कौन सी मुसीबत बनेगा। जब काम हो जाए तो मेरे मोबाइल पर खबर कर देना, बंसीलाल ने गंभीर स्वर में कहा। मुर्गों को ले जाना कहाँ है? यहीं ले आना, बेसमेंट में उन्हें रख लेंगे। रात में मैं यहीं पर हूँ। चल बाटला, दोसा खड़े होते हुए कह उठा। आदमी इकट्ठे करके काम पे लगते हैं। बाटला खड़ा हो गया। उन दोनों के बाहर निकलने के बाद बंसीलाल ने सिगरेट एस्ट्रे में डाली और कुर्सी की पुष्ट से सिर लगा लिया। उसकी खुली आंखों में सोच के भाव थे। साहब, एक ड्राइवर कह उठा, 2 कारें हमारे पीछे लग गई हैं। थापर ने फौरन पलटकर पीछे देखा। तिरव हेडलाइट की रोशनी से पल भर के लिए उसकी आंखें चौंधिया गई। कब से ये पीछे हैं? थापर होठ भींच कह उठा। 2-3 मिनट पहले मुझे लगा था कि ये कारें हमारे पीछे हैं, तब हमने मुंबई में प्रवेश किया था, ड्राइवर बोला। जब विश्वास हो गया तो मैंने ये बात आपसे कही। थापर समझ चुका था कि ये हर हाल में बंसीलाल के आदमी ही होंगे। पीछे लगी कारों से पीछा छुड़ाओ। जी। तभी सामने से आती कार की तीव्र हेडलाइट चमकी। वो कार ठीक सड़क के बीच थी। ड्राइवर ने सामने आती कार की साइड से बचकर निकलने की कोशिश की तो वो कार भी उस तरफ आ गई। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दिए। पहिए चीखे। तीव्र झटके के साथ कार रुक गई। थापर के शरीर को तीव्र झटका लगा। कार रुकने पर वो संभला। उसने सब कुछ देख लिया था और समझ चुका था कि बहुत सोच समझकर उसे घेरा गया है। साहब जी, ड्राइवर ने घबरा कर कहा। ये लोग। चुप रहो, मैं देख रहा हूँ। पीछे वाली कारें भी पीछे आ रुकी थी। तीनों कारों से 11 आदमी उतरे और फुर्ती के साथ कार को घेर लिया। 7-8 के हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी। उनमें दोसा भी था। दोसा आगे बढ़ा और थापर की कार का पीछे वाला दरवाज़ा खोला और थापर की कमीज़ का कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। वहाँ के हालातों को देखकर थापर समझ चुका था कि वो बचाव में कुछ नहीं कर सकता। गोवा की हवा खाकर आ रहा है, वो कहकर दोसा मुस्कुराया तो हेडलाइट की रोशनी में उसके आगे के टूटे दांत चमक उठे। थापर होंठ पीछे उसे देखता रहा। आते जाते वाहनों के लिए सड़क पर जगह दी। इधर हो रहे मामले को कारों से निकलने वाले लोग भांप रहे थे, परंतु वो रुककर मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते थे। क्यों बे? दोसा ने कार में बैठे ड्राइवर को सख्त स्वर में कहा। गोवा कैसा लगा? बहुत अच्छा। ड्राइवर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तेरा मालिक कौन है, थापर या सुरेंद्रपाल? ड्राइवर कुछ समझा नहीं, परंतु उसके होठों से निकला, थापर साहब मेरे मालिक हैं। यही है थापर? ड्राइवर ने हौले से गर्दन हिला दी। दोसा ने थापर का गाल थपथपाया, फिर दांत फाड़कर हंसा। तेरे से ये जवाब पूछता तो हो सकता था जवाब मिलने में वक्त लगता। इधर वक्त फालतू का नहीं है। मेरे को मालूम करना था कि मैंने गलत बंदे को तो नहीं पकड़ा। फिर दोसा अपने आदमियों से बोला, इसके हाथ पांव बांधकर कार के पीछे वाली सीट पर डाल दो। सिर्फ एक कार चलाने के लिए यहाँ रहो, बाकी अपने रास्ते पर जाओ और खा पीकर मौज करो। 4 ने झपट कर थापर को पकड़ा और खींचते हुए पीछे वाली कार की तरफ ले गए। 10:30 बजे थे जब देवराज चौहान ने कार को मुंबई स्थित अपने बंगले के पोर्च में ले जा रोका। दिन भर के सफ़र से वो थकान महसूस कर रहा था। लॉक खोलकर बंगले में प्रवेश किया और लाइटें ऑन करने के पश्चात सीधा बाथरूम में जा पहुंचा। 15 मिनट बाद ही नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन चुका था। उसके बाद किचन में पहुंचकर चाय बनाई और घूंट भरता हुआ ड्राइंग हॉल में आ गया। उसकी सोचों में बसा बंसीलाल था, जो थापर के पीछे पड़ा था, जिसने मासूम लड़की का अपहरण किया, उससे बलात्कार करता रहा, फिर उसकी हत्या कर दी। देवराज चौहान की निगाहों में ऐसी हरकत करने वाले का जिंदा रहना गलत था। देवराज चौहान को इस वक्त सबसे ज़रूरी काम बंसीलाल को ख़त्म करना लग रहा था। चाय समाप्ति के बाद वो फौरन बंसीलाल के लिए निकल जाना चाहता था। देवा! इस शब्द के साथ ही देवराज चौहान चौंका। हाथ में पकड़ा चाय का प्याला छलका। उसे टेक पर रखकर देवराज चौहान तुरंत खड़ा हो गया। निगाह हर तरफ घूमी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मुझे ढूंढ रहा है देवा? आवाज़ पुनः उसके कानों में पड़ी। फ़कीर बाबा? देवराज चौहान के होंठों से निकला। पेशीराम? हाँ देवा। वही शांत स्वर पुनः कानों में पड़ा। पेशीराम हूँ मैं। जानता था तू पहचान लेगा। सामने आओ पेशीराम,
तुम दिखाई नहीं दे रहे। देवराज चौहान अभी तक खुद पर काबू नहीं पा सका था। वो इस वक्त अपनी ही उलझनों में था। फकीर बाबा तो उसकी सोचों से, ज़हन से कोसों दूर थे। अभी मैं अपने शरीर के साथ तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। फकीर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस वक्त तपस्या में हूँ। चंद दिनों में मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। अगर मजबूरी ना होती तो मैं अपनी तपस्या के कुछ हिस्से में विघ्न डालकर आत्मा के रूप में तुम्हारे सामने न आता। देवराज चौहान अब संभलने लगा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई पेशीराम? देवराज चौहान बोला। 3 जन्मों से मैं भटक रहा हूँ। मुझ पर दया करो देवा। गुरुवर के श्राप से मुझे मुक्ति दिलाओ। देवराज चौहान कुछ नहीं कह सका। मिन्नो से दोस्ती कर लो। तुम दोनों की दोस्ती से मैं गुरुवर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। आने वाले स्वर में दर्द के भाव आ गए थे। कभी 3 जन्म पहले मैंने ही तुम दोनों में दुश्मनी की बुनियाद डाली थी। और पेशीराम, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मोना चौधरी से मैं दोस्ती कर सकता हूँ। तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे, लेकिन हालात कभी ऐसे नहीं हुए कि मैं तुम्हारी बात पूरी कर सकूँ। हालातों पर तो तुम काबू पा लेते हो देवा। सहन शक्ति है तुम में। मेरी खातिर मिन्नो से दोस्ती करके मुझे गुरुवर के श्राप से मुक्ति दिला दो। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। तुम भी मेरा भला करो। मैं कोशिश करूँगा पेशीराम। कोशिश नहीं, वादा करो। मैंने तुम्हारी हमेशा इज्जत की है, अब भी करता हूँ। देवराज चौहान गंभीर था। लेकिन ऐसा वादा मुझसे मत लो जिसका अंत मुझे खुद भी नहीं पता हो। अंधेरे में बैठकर मैं वादा नहीं करता। इधर मैं तुमसे वादा करूं और उधर मोना चौधरी मेरी गर्दन काटने पर आ जाए, ये बात गलत होगी। तुम्हें याद होगा पेशीराम कि आखिरी मुलाकात में मोना चौधरी ने क्या कहा था? यही कि वो एक बार तुम्हें हराएगी, उसके बाद ही वो दोस्ती के लिए सोचेगी। ऐसे में तुमसे कैसे वादा कर सकता हूँ कि मोना चौधरी के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। कुछ पलों के लिए पेशीराम की आवाज़ नहीं आई। अजीब सी चुप्पी छा गई। मेरी एक बात तो मान सकता है देवा? पेशीराम की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। कैसी बात? इस वक्त तू जो कर रहा है वो काम छोड़ दे। देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे, चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। मैं क्या कर रहा हूँ पेशीराम? बंसीलाल के पीछे पड़ गया है तू। इस काम से हट जा। बंसीलाल से कुछ मत कह। क्यों? सवाल मत पूछ देवा। तेरे से एक छोटी सी बात कही है, वो मान ले। एकाएक देवराज चौहान का चेहरा सख्त होता चला गया। नहीं पेशीराम, मैं तेरी ये बात किसी भी हाल में नहीं मान सकता। बंसीलाल जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, जो मासूमों की इज्जत और जान से खेलता फिरे। दरिंदा है वो। मैं उसे देवा। फकीर बाबा की आवाज़ उसे सुनाई दी। बुरे की गाड़ी ज़्यादा देर नहीं चलती, तो इस काम से पीछे हट जा। कोई दूसरा देर सवेर में बंसीलाल को उसकी करनी के फल की सजा दे देगा। नहीं पेशीराम, मैं किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं करूँगा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। मैंने मन में ये बात रख ली है कि बंसीलाल को ख़त्म करना है। उसे ख़त्म करके ही रहूँगा। मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं, मैं जानता था देवा। कानों में पड़ने वाला पेशीराम का स्वर अब गंभीर हो गया था। तू मेरी बात नहीं मानेगा। ये तेरा नहीं, वक्त का फेर है। मेरा जन्म तुझे चैन से नहीं बैठने देगा। मुझे 3 जन्म पहले के कर्म खाए जा रहे हैं। बात पूरी होने से पहले ही बिखर जाती है। मैं समझा नहीं पेशीराम। जब मैं ही नहीं समझा ये कर्म और जन्मों का चक्कर, तो फिर तू क्या समझेगा? हर जन्म में इंसान भागता फिरता है। पूछो कि क्यों भाग रहा है, तो कहता है मालूम नहीं क्यों। क्या पाने को भाग रहा है, स्वयं उसे भी नहीं पता। जिसे पता है उसकी कोई सुनता नहीं। मैं तो तुमसे और मिन्नो से 3 जन्म पहले गुरुवर से जो श्राप मिला था उससे मुक्ति दिलाने को कितनी बार कह चुका हूँ। तुम दोनों दोस्ती कर लो तो मेरे अगले जन्म की राहें आसान हो जाएंगी। लेकिन क्यों मानेगा कोई पेशीराम की बात? मैं हूँ ही क्या? गांव-गांव घूमकर हाथ में पेटी थामे लोगों की हजामत बनाता था। जो खाने को देता था खा लेता था। दोपहरी में सोने को किसी ने चारपाई दे दी तो पेड़ के नीचे बिछाकर कुछ देर सुस्ता लेता। ऐसे में ठाकुर विश्राम सिंह का बेटा मेरी बात क्यों मानेगा? मैं कोई ऊंची जात का तो नहीं पेशीराम। देवराज चौहान के होंठों से निकला। ऐसा मत कहो। तुम मेरी निगाहों में क्या अहमियत रखते हो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से मैंने 3 जन्मों पहले के माँ बाप, भाई बहन, अन्य परिवार वालों से मिल सका। पूरा गांव तिलस्म में कैद था, उन्हें आज़ाद करा सका। तुम्हारे परिवार वाले आज भी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं देवा। पेशीराम का गंभीर स्वर सुनाई दिया। तुम उनसे कहकर आए थे कि सारा तिलस्म तोड़कर वापस आओगे। हाँ, लेकिन उनके पास नहीं पहुंच सके। मिन्नी भी नहीं पहुंच पाई अपने परिजनों के परिवार के पास। सब वादा कर गए, कोई भी तो वापस नहीं आया। वो लोग मेरे से पूछते हैं जब कभी उधर से गुजरता हूँ, लेकिन उन्हें क्या समझाऊं कि कर्मों की बात है, अभी पूर्ण मिलन का वक्त नहीं। पेशीराम, देवराज चौहान कह उठा, तुमने कहा था
कि तुम मुझे पूर्व जन्मों के बारे में बताओगे। हाँ, तुम्हें ही नहीं मिन्नी को भी बताऊंगा, जग्गू को, नील सिंह को, परसू को, बाकी सबको भी पूर्व जन्म की सब बातें बताऊंगा कि क्या हुआ था जो तुमसे और मिन्नू में जन्म जन्मों की दुश्मनी की नींव पड़ी। क्यों गुरुवर ने मुझे श्राप दिया, उसके बाद तुम लोग कौन कौन से जन्म में गए, वहाँ क्या क्या किया, हर जन्म में तुम और मिन्नी किस तरह दुश्मनी की परंपरा कायम रखे हो। पेशीराम का व्याकुल सा स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ रहा था। लेकिन अभी सितारों की दशा ठीक नहीं है। तुम नहीं देख रहे हो उस तूफान के गुब्बार को जो मुझे नजर आ रहा है देवा। मेरी बात मान लो देवा। बंसीलाल को तुम ये बात मनाने के लिए मुझे क्यों जोर दे रहे हो? एकाएक देवराज चौहान कह उठा। इसलिए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आगे चलकर बहुत भयानक अंजाम का जिम्मेदार बनेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, बंसीलाल को अपनी सोचों से नहीं निकाला, तो बहुत जल्द मिन्नों से तुम्हारा भयानक टकराव होगा। उसी टकराव को रोकने के लिए तुम्हें पीछे हटने को कह रहा हूँ। देवराज चौहान का चेहरा और भी कठोर पड़ गया। बंसीलाल के काम में मोना चौधरी कहाँ से आ गई पेशीराम? यही तो सितारों का खेल है देवा। पेशीराम की आवाज़ में गहरी सांस लेने के भाव थे जिसे आम इंसान नहीं समझ सकता। ये सितारे ही हैं जो अच्छा बुरा करते हैं। वो तुम्हारी और मिन्नों की दुश्मनी को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि ये करना उनका काम है। नई बातें नहीं होंगी तो वक्त का पहिया रुक जाएगा। ऐसा हो जाना सितारों को पसंद नहीं आता, इसलिए वो वक्त का पहिया अपनी ताकत के चलाए रहते हैं। लेकिन जानता है देवा क्या, तेरी और मिन्नों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा होगा। अगर तुम दोनों में से एक भी मर गया तो फिर मुझे तुम दोनों के अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कि गुरुवर के श्राप में जकड़े एक जीवन मुझे और निकालना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मिन्नों के साथ तुम्हारा झगड़ा हो। तुम दोनों दोस्ती करो और मुझे गुरुवर के श्राप से मुक्ति दिलाओ। पेशीराम, देवराज चौहान का स्वर सपाट हो गया। बंसीलाल को मैं खत्म करूंगा तो मैं ही करूंगा। उस दरिंदे को सजा देने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर बीच में मोना चौधरी आती है तो ये उसकी गलती होगी, किसी की गलती नहीं है। पेशीराम की आवाज़ सुनाई दी। सब सितारे करवा रहे हैं। ठीक है देवा, चलता हूँ। तुमसे कुछ कहने आया था परंतु मेरी बात नहीं मानी तुमने। देवराज चौहान के होंठ भींचे रहे। कुछ पल खामोशी में बीत गए। पेशीराम, देवराज चौहान ने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। देवराज चौहान समझ गया कि पेशीराम की आत्मा जा चुकी है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और चेहरे पर गंभीरता समेटे सोफा चेयर पर बैठ गया। पेशीराम ने बताया कि मोना चौधरी से उसकी बहुत जल्द टक्कर होने वाली है। ये कोई ठीक बात नहीं थी। जब भी मोना चौधरी से टक्कर हुई उसे और मोना चौधरी को भारी नुकसान और खतरों का सामना करना पड़ा था। इस टक्कर से बचने का एकमात्र ही रास्ता था कि वो बंसीलाल का पीछा छोड़ दे। यही कहा था पेशीराम ने। और देवराज चौहान अब कदम उठाने के बाद कदम को वापस नहीं खींच सकता था। बंसीलाल को ख़त्म करने की सोच चुका था वो। देवराज चौहान ने बंसीलाल की तलाश के लिए अभी निकलना था, लेकिन अचानक ही थकान हावी होती महसूस हुई। सिगरेट समाप्त करके देवराज चौहान आराम करने की सोचकर सोफे पर ही टांगे फैलाकर लेट गया। जहन से पेशीराम के सब टकरा रहे थे। कुछ देर बाद देवराज चौहान नींद में जा डूबा। बंसीलाल ने कुर्सी पर बंधे थापर पर निगाह मारी, फिर पास खड़े दोसा से बोला, तुमने अच्छा काम किया बंसी भाई। उसने दांत फाड़े तो टूटे दांत नजर आने लगे। मैंने कौन सा काम बुरा किया है वो बताना। बाटला अभी तक नहीं आया, लगता है यहाँ का रास्ता भूल गया होगा। बंसीलाल की निगाह पुनः थापर पर जा टिकी। ये थापर है, दोसा बोला। हो सकता है बाटला सुरेंद्रपाल को ले आए। तुम जाओ दोसा, मुझे इससे बात करनी है। बंसीलाल ने दोसा को देखा। बाहर इंतजार करूं? नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है अब। इसकी लाश ठिकाने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? इसके लिए आदमी है मेरे पास। ठीक है, जब मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं वहाँ क्यों रहूँ? कल मिलूँगा बंसी भाई। कहने के साथ ही दोसा पलटा और पीछे नजर आ रहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर वो बाहर निकल गया। दरवाजे पर से एक आदमी ने भीतर झांका। दरवाज़ा बंद करो, कोई भीतर ना आए। दरवाज़ा बंद हो गया। ये जगह बार एंड रेस्टोरेंट के बेसमेंट में थी, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को खबर नहीं थी। कुर्सी पर बंधा पड़ा थापर कठोर निगाहों से बंसीलाल को देख रहा था। बंसीलाल ने सिगरेट सुलगाई और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तुमने गोवा में मेरे 2 आदमियों को मारा, बंसीलाल बोला, और तुम्हारे 4 आदमी मारे गए। थापर देखता रहा बंसीलाल को। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। बंसीलाल का स्वर शांत था। फिर तुमने अपने 2 आदमी मेरी जान लेने के लिए क्यों भेजे? मुझ जैसे गैंगस्टर से तो तुम्हें दूर रहना चाहिए। शहर के शरीफ हो तुम। तुमने दिव्या का अपहरण किया, उसकी इज्जत लूटी, उसकी हत्या की। तुम जैसे इंसान को। दिव्या? बंसीलाल के होठ सिकुड़े। ये कौन है? उसका पिता मेरे पास काम करता है और मैं अपने आदमियों को अपना दोस्त मानता हूँ।
उनका दुख मेरा दुख है। बेशक दुख मनाओ, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, लेकिन ये दिव्या कौन है सच में मैं नहीं जानता। ये वही लड़की थी जो मौका पाकर तुम्हारी कैद से भाग निकली थी। जब तुम्हारे आदमियों के हाथ नहीं आई तो उसे खत्म कर दिया गया। थापर कड़वे स्वर में कह उठा। समझा? बंसीलाल ने सिर हिलाया। समझ गया किसकी बात कर रहे हो। वो अच्छी लड़की थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी उस पर दिल आ गया था। मालूम किया कि वो कहीं पर 1500 में नौकरी कर रही है। मैंने उसे ज़बरदस्ती बुलवा कर रेस्टोरेंट में 5000 की नौकरी की ऑफ़र की, ये सोचकर कि उसे नोट मिलते रहेंगे और मेरा दिल बहलता रहेगा। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं मानी। मैंने उसे सोचने के लिए एक दिन का वक्त भी दिया, तब भी नहीं मानी तो उठवा लिया मैंने उसे। जो चीज़ मेरी निगाहों में चढ़ जाए तो उसे मैं छोड़ता नहीं, कहते हुए मुस्कुरा पड़ा वो। बंसीलाल यूं ही नहीं कहते मुझे। थापर के दांत भिज गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बंसीलाल देखे हैं, तुम मुझ जैसा नहीं देखा होगा। बंसीलाल के चेहरे पर फैली मुस्कान में क्रूरता आ गई। खैर छोड़ो, ये तो समझ में आ गया कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े, लेकिन ये सुरेंद्रपाल कौन है? थापर ने खा जाने वाली नज़रों से बंसीलाल को देखा। मुझे कैद करके तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। थापर गुर्रा उठा। मैं आम लोगों में से नहीं हूँ कि जिन्हें तुम कैद कर लेते हो, अपनी मनमानी करते हो। मैं खूब, बंसीलाल ने उसी लहजे में कहा। तुम कोई खास क्वालिटी के हो क्या? क्या है तुम में खास चीज़? मुझे भी बताओ, शायद मैंने वो चीज़ कभी ना देखी हो। किसी दूसरे ग्रह से आए हो क्या? थापर ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर मौत भरी मुस्कान फैल गई। तुम सुरेंद्रपाल के बारे में बता रहे थे। तुम्हारे 4 आदमी मर गए, मेरे आदमी तुम्हारे पीछे थे। ऐसे में तुम रात को चुपके से अकेले ही निकलकर गोवा जा पहुंचे। यानी कि सुरेंद्रपाल कोई खास ही है जिसने मिलने के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा उठाया। इस बात का भी डर नहीं रहा कि रास्ते में मेरे आदमी तुम्हें मार सकते हैं। गोवा पहुंचते ही तुम सुरेंद्रपाल के पास गए। मेरे आदमी पीछे थे तुम्हें ख़त्म करने के लिए, लेकिन होटल के कमरे में उन्हें ख़त्म कर दिया गया। किसने मारा उन दोनों को, तुमने या सुरेंद्रपाल ने? थापर खतरनाक निगाहों से बंसीलाल को देखता रहा। वैसे सुरेंद्रपाल है कौन सा? वो जो होटल के कमरे से पहले निकला था, या वो जो लड़की के साथ अभी भी गोवा में है? होटल से जो पहले निकला था। थापर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो तुमसे जल्दी मिलेगा। अच्छा, बंसीलाल हौले से हंसा। ये तो मुसीबत वाली बात कर दी। वैसे कौन है ये? सुरेंद्रपाल का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। ये उसका असली नाम नहीं है। असली नाम क्या है? वो खुद ही तुम्हारे पास आकर अपने बारे में तुम्हें बताएगा। बंसीलाल कुर्सी से उठा और पीठ पर हाथ बांधे टहलने लगा। बहुत काम की बातें बताई तुमने। ठीक है, उससे भी मिल लूँगा। वैसे वो मेरे बारे में जानता है ना कि मैं कितना खतरनाक हूँ। वो इन बातों की परवाह नहीं करता। थापर ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। थापर को देखते हुए बंसीलाल के होठों पर मुस्कान फैल गई। तुमने सुरेंद्रपाल के बारे में मुझे बताकर गलत किया कि वो मेरी गर्दन काटने का इरादा रखता है। बंसीलाल कह उठा। अब मैं और भी सतर्क हो जाऊंगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और मेरे आदमी उसे पकड़ लेंगे। कोशिश करके देख लो। मैंने तुम्हें यूं ही नहीं उसके बारे में बताया बंसीलाल। बंसीलाल ने थापर की आंखों में झांका। कोई गैंगस्टर है सुरेंद्रपाल? नहीं। अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा है? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर मुझे उसकी परवाह करने की ज़रूरत ही क्यों है? जवाब में थापर के होठों पर कहर से भरी मुस्कान थिरक उठी। मैंने तो नहीं कहा कि तुम उसकी परवाह करो, तुम खुद ही उसकी परवाह करने लगे हो। थापर ने व्यंग्य से कहा। बहुत विश्वास के साथ मुझसे धमकी भरी बातें कर रहे हो। अब की बार बंसीलाल के चेहरे के साथ साथ उसकी आवाज़ भी कठोर हो गई। वैसे तो मैंने पक्के तौर पर अपना मन बना रखा था कि तुमसे पूछताछ करके रात ही मैं तुम्हें ख़त्म करवा कर तुम्हारी लाश किसी नाले में डलवा दूंगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा इरादा बदल गया। पहले मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हें ख़त्म करूंगा। और तुम्हारा विश्वास टूटेगा सुरेंद्रपाल की लाश देखकर, उसकी लाश के टुकड़े देखकर, जिसके दम पर तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले सुरेंद्रपाल को तलाश करो, उसके बाद ही तो तुम उसके लाश के टुकड़े करोगे, थापर ने कठोर स्वर में कहा। बंसीलाल दांत भींचे देखता रहा थापर को। ठीक है, बंसीलाल चुनौती भरे स्वर में कह उठा। 24 घंटों में तुम सुरेंद्रपाल को मरा हुआ देखोगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो, थापर ने पहले वाले स्वर में कहा। मेरी नज़रों में ये रोज़मर्रा की बात है। कहने के साथ ही बंसीलाल पलटा और दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाया और बाहर निकल गया। दरवाज़ा पुनः बंद हो गया। बंसीलाल सीधा अपने ऑफिस में पहुंचा। फ़ोन की बेल बज रही थी। चेहरे पर कठोरता के भाव समेटे बंसीलाल कुर्सी पर बैठा और रिसीवर उठा लिया। हेलो, बाटला बोलता हूँ भाई। बाटला का स्वर कानों में पड़ा। बोलो। बहुत वक्त हो गया, लेकिन सुरेंद्रपाल या उसकी कार नज़र नहीं आई।
या तो वो पहले ही मुंबई आ पहुंचा है या फिर गोवा में ही है, इधर को नहीं आया। बंसीलाल ने घड़ी देखी और फिर सोच भरे स्वर में कहा, कुछ देर और देखो, मेरे पास पक्की खबर है कि सुरेंद्रपाल गोवा से मुंबई के लिए दिन में चला था। ठीक है, मैं अभी और देखता हूँ। बंसीलाल ने रिसीवर रख दिया। चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। देवराज चौहान की आंख खुली। वो उठा और तैयार होने के पश्चात बंगले से बाहर निकलता चला गया। उसे तलाश थी अब बंसीलाल की। करीब 1 घंटे बाद जगमोहन और नगीना बंगले पर पहुंचे। रात भर की ड्राइविंग की वजह से जगमोहन थका सा नजर आ रहा था। पोर्च में पहुंचते ही कह उठा, लगता है देवराज चौहान पहुंचा नहीं, उसकी कार नजर नहीं आ रही। उन्हें तो रात को ही पहुंच जाना चाहिए था। नगीना के होंठों से निकला। दोनों बंगला खोलकर भीतर पहुंचे। सेंटर टेबल पर चाय का प्याला देखते ही नगीना कह उठी, वो रात को यहाँ आए थे, ये देखो चाय का प्याला रखा है। जगमोहन ने चाय के प्याले पर नजर मारी, फिर बंगले के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ गया। नगीना की निगाहें इधर उधर फिरने लगी। दूसरे ही मिनट जगमोहन वापस आ गया। हाँ, देवराज चौहान आया था। किचन में चाय का बर्तन बता रहा है कि कुछ घंटे पहले उसमें चाय बनाई गई है। बाथरूम में वो कपड़े पड़े हैं जो गोवा से पहनकर चला था और टॉवल गीला है। इसका मतलब वो रात को ही या फिर सुबह बंगले से गए हैं। नगीना ने जगमोहन को कहा। सुबह ही निकला है देवराज चौहान बंगले से, जगमोहन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। बाथरूम का फर्श और टॉवल का गीलापन बता रहा है कि 1-1.5 घंटे पहले कोई नहाया था। नगीना के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। वो बंसीलाल की तलाश पर गए हैं। जगमोहन ने सहमति में सिर हिला दिया। नगीना ने कुछ नहीं कहा। भाभी, तुम अपने बंगले पर चले जाओ। जगमोहन, नगीना गंभीर स्वर में कह उठी, तुम यहाँ रहकर उनके फ़ोन का इंतज़ार करोगे या फिर बंसीलाल की तलाश में बाहर जाओगे? हाँ, मैं इस काम में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नहीं भाभी, ये ठीक नहीं होगा, जगमोहन के होंठों से निकला। देवराज चौहान ने तुम्हें अगले बंगले में इसलिए रखा है कि दुश्मनों की निगाह तुम पर ना आ सके। दुश्मन तुम पर कब्जा जमा कर हमें मजबूर ना कर सके किसी काम के लिए। और तुम कहती हो कि तुम्हें इस काम में अपने साथ ले चलूँ? मैं पहले भी तुम लोगों के साथ फील्ड में काम कर चुकी हूँ, वो अलग बात है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तब देवराज चौहान साथ था, सब कुछ उसी की मर्जी से हुआ था। मुझे इस बात की इजाज़त नहीं कि तुम्हें किसी काम पर साथ ले चलूँ। मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे देवराज चौहान की नाराज़गी का शिकार होना पड़ेगा। जगमोहन, नगीना कह उठी, इस बात की जिम्मेदारी मेरी रही कि सॉरी भाभी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। देवराज चौहान ये बात पसंद नहीं करेगा, जगमोहन ने स्पष्ट कहा। नगीना के होंठों पर मुस्कान उभरी। ठीक है, इस बात के लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी और तुम मुझे बंगले से जाने को मजबूर नहीं कर सकते। क्या मतलब? मैं दूसरे बंगले पर नहीं जाऊँगी, कुछ दिन यहीं रहूँगी, तुम मुझे निकाल नहीं सकते। नगीना मुस्कुरा रही थी। ठीक है भाभी, जगमोहन ने गहरी सांस ली। इसके लिए मैं तुम्हें जोर नहीं दे सकता, मर्जी तुम्हारी। बंगले का दरवाज़ा बंद कर लो, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी आराम कर लो। देवराज चौहान का फ़ोन कभी भी आ सकता है, मैं यहीं सोफे पर फ़ोन के पास लेट जाता हूँ, तुम बेडरूम में जाकर आराम कर लो। नगीना ने बंगले का दरवाज़ा बंद किया और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। बेड पर लेटने के पश्चात नगीना बेचैनी सी महसूस करने लगी थी। थकान की वजह से आंखों में नींद थी। आंखें बंद थी परंतु नींद नहीं ले पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नींद नहीं लेने दे रहा हो। पलकें खोलती तो नींद से बोझिल वो फिर बंद हो जाती। तभी कानों में मध्यम सी सरगोशी, नगीना बेटी। आंखें बंद किए नगीना के मस्तिष्क में हल्की सी हलचल हुई, फिर थम गई। नींद में नगीना को महसूस हुआ कि ये कोई सरगोशी नहीं है, वहम ही था उसका। नगीना बेटी, पुनः वही सरगोशी। उसी पर नगीना की आंखें खुली, नजरें कमरे में दौड़ने लगी। 0 वॉट का मध्यम सा प्रकाश फैला हुआ था। नगीना का मस्तिष्क अब नींद से निकलकर साफ साफ काम करने लगा था। वो महसूस कर चुकी थी कि कानों में पड़ने वाली सरगोशी उसका वहम नहीं था, धोखा नहीं था। वो उठकर बैठ गई। पूरा कमरा खाली था। मुझे देखने की कोशिश कर रही हो नगीना बेटी? इस बार सरगोशी ना होकर आवाज़ स्पष्ट थी। कौन हो तुम? नगीना के माथे पर स्पष्ट तौर पर बल नजर आने लगे। इसी के साथ वो उठी और कमरे की लाइट ऑन कर दी। कमरे का जर्रा जर्रा चमक उठा। उसके अलावा कमरे में कोई और नहीं था। तुम मुझे नहीं जानती। वही आवाज़ पुनः नगीना को सुनने को मिली। देवा जानता है मुझे, जग्गू जानता है, पेशीराम नाम है मेरा। वैसे यहाँ के लोग मुझे फ़कीर बाबा कहते हैं। नगीना का चेहरा अजीब से भावों में भर उठा। यहाँ के लोग? कौन हो तुम? नज़र क्यों नहीं आ रहे? उलझन में फंसी नज़र आ रही थी वो। मैंने तुम्हारा नाम किसी से नहीं सुना। इसका मतलब देवा या जग्गू ने तुम्हें कोई जिक्र नहीं किया मेरा? कौन देवा जग्गू? देवराज चौहान और जगमोहन। मैं उन्हें 3 जन्म पहले के नामों से पुकारता हूँ।
3 जन्म पहले के नाम? उलझन में घिरी जा रही थी नगीना। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो मेरी बातों को तुम समझ भी नहीं पाओगी, और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि यहाँ ठहर सकूं। जाना है मुझे, जल्दी है। देवा और जग्गू से पूछोगी तो वो बता देंगे सारी बात। फकीर बाबा की आवाज़ नगीना को सुनाई दे रही थी। मैं बहुत ही गंभीर बात तुमसे करने आया हूँ। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का तीसरा पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।